नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्रेन बूस्टर 24M में। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। जिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज, जो हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक है। यानी कि जैसे हमारा जो पर्यावरण है, पर्यावरण में कुछ महत्वपूर्ण जो आपके कह सकते हैं आप लोग अधिनियम बने हैं, ठीक है। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज हम केवल टोटल 10 ही प्रश्न डिस्कस करेंगे, लेकिन 10 प्रश्नों में आपको हम कम से कम 80 से 100 प्रश्न आज हम कराने की कोशिश करेंगे। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। यदि आप जल्दी से बहुत सारी चीज़ों को रिवीजन करना चाहते हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हें रिवीजन करना चाहते हैं, तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। वायुमंडल में गैसों की निश्चित प्राकृतिक मात्रा में अवांछनीय परिवर्तन को कहते हैं। देखिए, बात वायुमंडल की हो रही है। वायुमंडल में जो निश्चित प्राकृतिक मात्रा में कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, उनमें अवांछनीय जो परिवर्तन होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए, आपके ऑप्शन है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या फिर रेडियोधर्मी प्रदूषण। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन पर गौर कीजिए। यदि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट लगी हो तो देखिए, वायुमंडल में हमने क्या कहा, वायुमंडल में अब हम वायुमंडल की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वायु प्रदूषण ही होगा इसका आंसर, क्योंकि जल प्रदूषण तो वायुमंडल में होगा नहीं, ठीक है। और ध्वनि प्रदूषण वहां पर हो सकता है, लेकिन इतना नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पर क्या बात करेंगे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ये जो लिखा हुआ है, ये इसकी परिभाषा दी गई है, ये इसकी डेफिनेशन है। यदि आप लोग मेंस एग्जाम लिखोगे, या जैसे भी उत्तर प्रदेश में आरओ का एग्जाम आया हुआ है, उत्तराखंड में आरओ का एग्जाम चल रहा है, ठीक है, इनमें यदि आप लोग मेंस एग्जाम लिखते हैं तो आपको वहां पर डेफिनेशन भी लिखनी पड़ती है। तो आप इस डेफिनेशन का इस्तेमाल वहां पर कर सकते हैं। यदि जो वायु प्रदूषण के ऊपर कुछ लिखने के लिए आता है, तो आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि वायुमंडल में गैसों की निश्चित प्राकृतिक मात्रा में अवांछनीय परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, वायु प्रदूषण कहा जाता है। जैसे देखिए, अब इसमें क्या कहा गया, प्राकृतिक मात्रा में, ये जो निश्चित है, ऑक्सीजन की आपको पता है 21% है, आपकी जो यहाँ पर नाइट्रोजन पाई जाती है 78% है। तो ये निश्चित मात्रा होती है उनकी। इन निश्चित मात्राओं में यदि परिवर्तन हो जाता है तो उसे ही हम क्या कहेंगे, वायु प्रदूषण कहेंगे। तो देखिए, इसे कुछ एक्ट के माध्यम से वायु प्रदूषण को कम करने का प्रयास किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे वायु प्रदूषण की। तो वायु प्रदूषण जो अधिनियम बनाया गया था 1981 में बनाया गया था। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करके चलना है। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में बनाया गया था। यदि हम बात करें जल प्रदूषण की, तो यह बनाया गया था 1974 में। ये अधिनियम क्यों बनाए जाते हैं, ताकि देखिए प्रदूषण ना फैले, या जो प्रदूषण फैला हुआ है उसको कम करने के लिए ही ये अधिनियम बनाए जाते हैं। तो जो वायु प्रदूषण है 1981 में बनाया गया था, जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में बनाया गया था। इसके साथ में जो दिया गया है ध्वनि प्रदूषण अधिनियम, यह देखिए, यदि मैं आपको बात करूं तो सबसे पहले ये 1981 में ही था, किसके साथ में, जो वायु प्रदूषण है इसी के साथ में इसे रखा गया था। लेकिन अभी यदि हम बात करें, यदि 1981 ऑप्शन में ना हो तो फिर ध्वनि प्रदूषण अधिनियम आप 2000 इसे लगाकर आएंगे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए, आपने वायु प्रदूषण के बारे में जाना कि वायु प्रदूषण अधिनियम कब बनाया गया, 1981। जल प्रदूषण अधिनियम कब बनाया गया, 1974। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम कब बनाया गया, 1981। और अभी क्या चल रहा है, अभी ये बात होगी तो ये 2000 ऑप्शन में होगा, तो आप फिर 2000 ही वहां पर क्या करेंगे टिक करेंगे। इसके साथ साथ में देखिए, इंसान की ध्वनि प्रदूषण के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जो ऐसा कहा जाता है कि जो कितने डेसिबल तक की ध्वनि है जो इंसान आसानी से सुन सकता है, तो ये क्या है, यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम बात करें तो जो 85, ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ, 85 डेसिबल तक की जो ध्वनि होती है उसे मनुष्य के जो कान है वह आसानी से सुन सकते हैं। इसके साथ में मैं आपको कुछ और अधिनियम बताना चाहूंगा, यहीं पर आप नोट करते हुए चलना, या फिर आपको मालूम है तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए, जैसे सबसे पहले मैं बात करूं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। ठीक है दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। दूसरा देखिए, जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, ये 2002 में पारित हुआ था। यदि बात आए जैव विविधता वर्ष कब मनाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, 2010 में मनाया जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम नेक्स्ट है, वन्य जीव, वन्य
जीव संरक्षण अधिनियम ये आपका 1972 में है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया हमने आपको, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002। यदि वर्ष की बात करें, जैव विविधता वर्ष कब मनाया जाता है, तो 2010 में मनाया जाता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब मनाया जाता है, तो 1972 में मनाया जाता है। इसके साथ देखिए प्रोजेक्ट टाइगर इसकी शुरुआत कब हुई थी, कई बार पूछा गया प्रश्न है। प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना होती है 1973 में। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी इस प्रश्न को लेकर जो आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों यदि आप एक बार इसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप वीडियोस को दोबारा देख लीजिएगा, आपका जो इन्वायरमेंट का जो महत्वपूर्ण का जो पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है, यानी कि महासागर में जल का स्तर क्यों बढ़ रहा है, हमारा प्रश्न ये है। देखिए अत्यधिक वर्षा होने से बढ़ रहा है, अम्ल वर्षा होने से बढ़ रहा है, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ के पिघलने से पड़ रहा है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो महासागर है उसमें जो जल वृद्धि हो रही है ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ के पिघलने से हो रही है। देखिए अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ वर्षों की तुलना में गर्मी क्या है, ज्यादा हो रही है। इसी गर्मी की वजह से जो हमारे ग्लेशियर हैं, यानी कि ऐसे हमारे जो पर्वत है, पर्वतों के ऊपर जो ग्लेशियर बने हुए हैं, ये क्या है, ये पिघलते हैं। जैसे ही ये पिघलेंगे तो ये नदियों के माध्यम से समुद्र में पहुंच जाते हैं, जिससे क्या होगा, जो बर्फ जो है जो जल स्तर है महासागरों का वह बढ़ जाएगा। और यही जो ग्लेशियर होते हैं, जब ये ग्लेशियर पिघलने लगते हैं तो इन्हीं की वजह से बाढ़ आती है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों अत्यधिक वर्षा जो होती है, यदि मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करूं, अत्यधिक वर्षा ये भारत में देखिए कहाँ कहाँ होती है। ये थोड़ा सा भारत का मैप है, आप लोग ऐसे ही देख लीजिएगा। थोड़ा मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते हैं तो अच्छे से नहीं बना पाऊंगा, फिर भी कोशिश करूंगा थोड़ा सा आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्लास देने की। ये देखिए आप लोग सपोज कीजिए, बस ये हमारा ऐसा भारत है। तो जो वर्षा होती है भारत में, सबसे ज्यादा जो वर्षा होगी, देखिए ये हमारा जो क्षेत्र है केरल वाला क्षेत्र, और ये जो हमारा मेघालय वाला क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। कितनी वर्षा होगी, 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक। यहाँ पर भी 200 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, यानी कि भारत में जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है इन्हीं दो क्षेत्रों में होती है। यदि बात आए कि मानसून का प्रस्फोट कहाँ होता है, तो वह भी केरल में ही होता है। मानसून का प्रस्फोट क्या है, सबसे पहले जहां पर वर्षा होगी, जो बादल है अपने सारा का सारा जल क्या है वहीं पर लाकर उड़ेल देता है, तो इसे कहा जाता है मानसून का प्रस्फोट, इसे ही कहा जाता है। तो ये अत्यधिक वर्षा होती है यहाँ पर होगी। देखिए एक प्रश्न है जो बड़ा महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है, ऐसा बोला जाता है कि कौन सी एक सेकंड, सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वह कौन से मानसून से होती है। तो देखिए दो तरह के मानसून होते हैं हमारे यहाँ पर। एक होगा आपका, मैं पेन चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा, देखना, दो मानसून होते हैं। ये आप लोग देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर 0 डिग्री लाइन है, तो जब 0 डिग्री लाइन का हवाएं क्रॉस करेंगी तो दक्षिण पश्चिम में मुड़ जाएगी, जिससे भारत का जो मानसून है उसे क्या कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम का मानसून कहा जाता है। तो एक तो होती है अरब सागर वाली शाखा जो यहाँ से बरसात करती है, ठीक है दोस्तों, और एक होती है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा जो यहाँ से बरसात करती है। प्रश्न बनता है कि कौन सी शाखा है जो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा करती है, तो जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है ये आपको याद रखना है। बंगाल की खाड़ी वाली शाखा भारत में अत्यधिक वर्षा करती है। तो ये प्रश्न के एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है, तो इसलिए आपको इसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों चलिए हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है, यानी कि 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इनमें से किसकी वजह से सबसे ज्यादा जो अम्लीय वर्षा होती है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका ए है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है, इसी की वजह से अम्लीय वर्षा होती है। देखिए होता क्या है, जो हमारे बस जैसे देखा आपने देखा होगा बहुत सारे वाहन चलते हैं सड़कों पर, उद्योग से निकलता जो धुआं निकलता है उसकी वजह से, और आपके घर में जो एसी लगी हुई है, फ्रिज लगी हुई है, उनमें से जो CFC निकलती है, उन्हीं की वजह से क्या होता है, अम्ल वर्षा
होती है, देखिए अब कैसी होगी, जितने भी आपके वाहन चलते हैं इनमें से क्या निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है और नाइट्रोजन की ऑक्साइड। दो चीजें आपको याद रखनी है, पहला क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और दूसरा क्या है, NO2, यानी कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी वजह से। अब जब ये दोनों ऑक्साइड वायुमंडल में जाकर और जो वहां पर जलवाष्प होती है उससे क्रिया करते हैं, और उससे क्रिया कर कर ये क्या करते हैं, अम्ल वर्षा के रूप में जमीन पर गिरने लगते हैं, इसी को अम्ल वर्षा कही जाती है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, जब वर्षा का जो जल है उसका जो पीएच मान है वो 6.5 से कम हो, क्या है, कम होना चाहिए, तो इसे भी अम्ल वर्षा कहा जाता है। तो दोस्तों अम्ल वर्षा के लिए आपको क्या याद रखना है, दो गैसें याद रखनी है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये अम्ल वर्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण गैसें हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3, उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है। तो देखिए पहला प्रश्न तो यही है कि हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, उत्तराखंड में मनाया जाता है। फिर किस लिए मनाया जाता है, जो पौधारोपण किया जाता है हरेला पर्व में, जब हरेला पर्व मनाया जाएगा तो उत्तराखंड में पौधारोपण किया जाता है, इसी के उपलक्ष्य में हरेला पर्व मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जल संरक्षण के बारे में हम पहली वीडियो में बात कर चुके हैं, आपके जो पहले क्वेश्चन में, थोड़ी सी बात कर लेते हैं ओजोन संरक्षण को लेकर। सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि ओजोन जो परत है ये पाई जाती है समताप मंडल में। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक जरूर करें, और अपने एक दोस्त के पास कम से कम इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करें, और साथ में सब्सक्राइब तो आप लोग जरूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और शेयर करोगे तब हमें थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा, और फिर हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आने की कोशिश करेंगे। यदि आप हमारा मनोबल गिरा दोगे तो फिर हम कैसे करेंगे। एक वीडियो आपको अंत तक देखनी है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से आज बहुत कुछ आप लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए जो ओजोन परत है ये समताप मंडल में पाई जाती है, और समताप मंडल में कितनी, 30 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ये भी आपको याद रखना है। पहली बात समताप मंडल में पाई जाती है। दूसरा आप लोग देखिए, ये करती क्या है, आप लोग देखते होंगे जैसे जैसे सूर्य की रोशनी बढ़ती है तो उसमें से क्या पराबैंगनी किरणें निकलती है। तो जो पराबैंगनी किरणें हैं यदि पृथ्वी पर आ जाए तो व्यक्तियों को आपने देखा होगा, त्वचा कैंसर हो जाता है, आंखों की बीमारी हो जाती है, श्वास रोग संबंधी बीमारियां हो जाती है। तो ये क्या काम करती है, ओजोन परत जो पराबैंगनी किरणें हैं उसे पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, ओजोन परत का कार्य क्या है, तो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकना। देखिए इसे कब, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, इसकी रोकथाम के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया जिसे नाम दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये हुआ था 16 सितंबर 1987 में, ठीक है, 16 सितंबर 1987 में ये हुआ था। इसमें क्या था, ओजोन परत संरक्षण को लेकर बातें कही गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है, प्रश्न पूछा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है तो आप क्या कहेंगे, ओजोन संरक्षण से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है, तो कौन सा है जो मानसिक रोग को पैदा करता है। तो देखिए दोस्तों इसमें आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, पारा है, सीसा है, कैडमियम है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, यानी कि सीसा। चलिए दोस्तों थोड़ी सी और इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आपका जो सीसा है ये मानसिक रोग पैदा करता है, ऐसे ही जो पारा है, ठीक है, पारे से क्या होता है, मिनमाता रोग। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, मिनमाता रोग का संबंध है तो किससे है, पारे से इसका संबंध है, क्योंकि पारे से ही मिनमाता रोग होता है। सीसा देखिए, एक तो सीसा मानसिक रोग पैदा करता है, मानसिक रोग पैदा करता है, इसके साथ साथ में दमा हो गया, आपका जो फुसफुस है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए, फुसफुस, ठीक है, फुसफुस भी किसकी वजह से होती है, शीशे की वजह से होती है। नेक्स्ट आपका कैडमियम, देखिए कैडमियम से होता है इटाई इटाई रोग, एक सेकंड दोबारा लिख देता हूं, कैडमियम से होता है इटाई इटाई रोग, इटाई इटाई। दोस्तों यदि ऑप्शन में इटाई इटाई ना हो तब आप क्या कहेंगे, इसको कहा जाता है आउच आउच,
आउच आउच। यदि ऑप्शन में इटाई इटाई ना दे तो वह आउच आउच देगा। यह भी आपको पता होना चाहिए कि इसे क्या कहा जाता है, आउच आउच भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रेट से क्या बीमारी होती है? जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये किससे होती है? नाइट्रेट से होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न अपना हम देखते हैं। डॉब्सन इकाई का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो डॉब्सन की जो इकाई है, ओजोन परत को जो इसकी मोटाई है ओजोन परत की, इसको मापने के लिए ही डॉब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ग्रीन मल्फर संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, ग्रीन मल्फर का जो संबंध है वह किससे है? ध्वनि प्रदूषण से है। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, सभी के बारे में तो हमने पहले ही प्रश्न में। तो जो ग्रीन मल्फर है इसका संबंध है ध्वनि प्रदूषण से। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, अब यहाँ पर दिवस की बात हम कर रहे हैं, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। आपके ऑप्शन है 22 अप्रैल, 26 नवंबर, 12 अगस्त या फिर 22 मार्च। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, 22 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। चलिए, कुछ और हम जो यहाँ पर दिए गए हैं दिवस, उनकी बात कर लेते हैं। इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? 22 अप्रैल को। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। हाथी दिवस, हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस, जल दिवस ये मनाया जाता है 22 मार्च को। इसके साथ में आपको एक और याद रखना है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, जो पूछा जाता है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल, देखिए जो आपका पंचायती राज दिवस है, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? यह मनाया जाता है 24 अप्रैल को। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? देखिए दोस्तों, ये ऐसा प्रश्न है जो आपके यूपीएससी में पूछा गया है, पीसीएस में पूछा गया है, बीपीएससी, यूपीएससी, ठीक है, या यूपी पीसीएस, ये हर जगह प्रश्न पूछा गया है। तो जो जल प्रदूषण है उसे मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही बिल्कुल सही है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जल में घुली हुई ऑक्सीजन को मापा जाता है और उसके आधार पर ही परीक्षण किया जाता है कि इसमें कितना प्रदूषण है आपके जल में मौजूद। सॉरी दोस्तों, थोड़ा तबीयत थोड़ी नासाज हो रही है। चलिए, और इस जो सीरीज है हमारी, इसका लास्ट प्रश्न है, जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? तो देखिए, जो आपकी मीथेन है, एक सेकेंड, जो आपकी मीथेन गैस है, जो जुगाली करते हैं पशु, वह मीथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं। और कहाँ पर मीथेन गैस पाई जाती है? तो देखिए, जो कोयले की खान होती है, ये आपको याद रखना है, कोयले की खान, यहाँ पर भी मीथेन गैस पाई जाती है। एक बार प्रश्न पूछा गया था उत्तराखंड पीसीएस में कि जो कोयले की जो खान होती है उनमें कभी कभी बहुत तेज विस्फोट हो जाता है, तो उस विस्फोट का क्या कारण होता है? तो आप क्या कहेंगे? उस विस्फोट का कारण होता है मीथेन गैस। इसके साथ देखिए, जो दलदली भूमि है, दलदली भूमि है, वहां पर भी मीथेन गैस निकलती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम अपनी यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।